Hello everybody, welcome back to the channel. My name is Gulzar and today we are going to start our topic 2 of the chapter 1 of our class 12 political science, challenges of nation building. So we were covering this chapter and we have covered the first part. Now today we will cover the second topic and accordingly questions also. So topic number 2, three challenges. ये आपने देखा भी होगा, जैसे बुक में ये लिखा हुआ है थ्री चैलेंजेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये उसकी एक नेक्स्ट इमेज। तो ये पूरे सारे टेक्स्ट को हमने कवर किया है। इसमें पहले मैंने इसकी समरी बनाई है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और अगर ये समझ में आ जाए तो उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैंने क्वेश्चन के साथ उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या MCQ, दोनों के आंसर दिए हैं। आप इस आंसर को सीधे सीधे याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। समरी ऑफ द टॉपिक 2, थ्री चैलेंजेस। तो इसमें हुआ क्या? इंडिया फेस्ड थ्री मेन चैलेंजेस आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। हम लोग इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, तो आज़ादी के बाद भारत के सामने तीन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे, वो भी हम देखेंगे साथ साथ। उनमें से फर्स्ट चैलेंज क्या था? वॉज टू क्रिएट अ यूनाइटेड नेशन वाइल एकोमोडेटिंग इट्स वास्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। भारत जो कि इतना डाइवर्स नेशन है, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड रिलीजन है, इस देश को यूनाइट करना था। ये बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए, एंड दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज। द ट्रोमैटिक पार्टीशन इन 1947 raised doubts about whether India with its diversity could remain united. Yes, लोगों के मन में ये डाउट पैदा हो रहे थे कि इतना डाइवर्स कंट्री यूनाइटेड रह सकती है। The second challenge was to establish a functioning democracy based on the Indian Constitution, which granted fundamental rights and voting rights to all citizens. हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज कौन सा था? कि टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, जिसमें सबको वोटिंग राइट्स हो और लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हो। तो फर्स्ट चैलेंज है हमारा टू यूनाइट आवर नेशन, एंड सेकेंड है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। India adopted a parliamentary form of government, but the challenge was to develop democratic practice in line with the constitution. हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आ गई, और वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने अपनाई, बट हमारा चैलेंज था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस कैसे हम लेकर के आएँ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि भारत में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। And the third challenge was to ensure the development and well-being of entire society, not just certain sections. तो थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज था डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी। तो फर्स्ट चैलेंज हमारा हो गया टू यूनाइट द नेशन, सेकेंड चैलेंज हो गया टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, एंड थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल। तो ये तीन चैलेंज आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। ये स्मॉल क्वेश्चन में भी आते हैं और इनके लार्ज क्वेश्चंस भी आते हैं, जो मैंने आगे दे रखा है। The Constitution laid down principles of equality and protection for disadvantaged groups, along with the welfare goals outlined in the Directive Principle of State Policy. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लोगों को इक्वालिटी दी, प्रोटेक्शन दिया, और स्पेशली जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि भारत का जो ऑब्जेक्टिव होगा, भारत कैसा स्टेट होगा? भारत, इंडिया विल बी अ वेलफेयर स्टेट, जो लोगों के भला काम करेगा। और ये लिखा किसमें है? ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, उसमें लिखा हुआ है। इफेक्टिव पॉलिसीज़ वर नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। गरीबी हटाने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी हमें बनानी थी। दीज चैलेंजेस शेप्ड इंडियाज़ पाथ इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स। और यही सारे चैलेंजेस ने इंडिया के रास्ता तय किया आगे का। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में दोबारा जाइए और उसको दोबारा से पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस? तो आज़ादी के बाद भारत ने पहला कौन सा चैलेंज फोकस किया, पहला कौन सा चैलेंज देखा? So was it economic development, ensuring well-being for all, shaping a united nation while accommodating diversity, establishing a parliamentary system? तो हमने अभी भी देखा था
हमारा फर्स्ट चैलेंज था इस्टेब्लिशिंग अ यूनाइटेड नेशन, मतलब आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट टू एवरी सिटीजन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। हमने जो अपने अभी टेक्स्ट देखा है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सब लोगों को कौन से अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल प्रिविलेजेस, लैंड राइट्स या टैक्स एग्जम्पशंस। तो हमने देखा था कि स्पेशली फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तो आंसर ए। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर भी। सो यस, पहले का आंसर सी है और दूसरे का ए है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 3, विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी डिड इंडिया अडॉप्ट बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के ऊपर आधारित होकर के भारत ने किस तरीके की लोकतांत्रिक सरकार अपनाई या व्यवस्था अपनाई। वॉज इट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या टोटलिटेरियनिज्म। ये भी अलग अलग फॉर्म ऑफ रिजीम होते हैं, शासन करने की व्यवस्थाएं होती हैं, बट हमारा आंसर है सी। इंडिया ने अपनाया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से हमारी सरकार चलेगी। सो क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द थर्ड चैलेंज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट हमने ऊपर अभी देखा उसमें थर्ड चैलेंज क्या था, पॉलिटिकल कंपटीशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इराडिकेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन या मिलिट्री एक्सपेंशन। हमारे सामने कौन सा चैलेंज था थर्ड, तो हमारा था थर्ड चैलेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इराडिकेशन। तो यस, हमारा फर्स्ट आंसर है सी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और सेकंड है हमारा बी, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इराडिकेशन। ओके, तो एमसीक्यू क्वेश्चन इतने ही थे। अब हम आते हैं कुछ, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, बट इसके आंसर मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है। आपके 1 मार्क डिस्क्रिप्टिव आंसर्स तो क्वेश्चंस तो आपके नहीं आते हैं, बट इसको आप 2 मार्क्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर इसी का एमसीक्यू बना करके भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि व्हाट वर द 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन से 3 मेजर चैलेंजेस थे, इसको 2 मार्क में आ सकता है। सो 3 मेजर चैलेंजेस वर फेस्ड बाय इंडिया वर शेपिंग अ यूनाइटेड नेशन, while accommodating diversity, establishing a democracy and ensuring the development and well-being of the entire society। ये 3 चैलेंज थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, why was it widely believed that India's diversity could pose a challenge to its unity। ऐसा क्यों लगता था लोगों को कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी हमारी यूनिटी, एकता पर खतरा है। So it was widely believed that India's diversity could pose a challenge to its unity because of differences in language, culture, religion among its people। Yes, जो कि बाद में थोड़ा बहुत हमको देखने को भी मिला, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब बताऊंगा। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी दिए गए हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो द डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल। डीपीएसपी में बेसिकली दिया क्या गया है, यही दिया गया है गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस, कि वो जब भी आगे चल के कभी भी कोई कानून बनाएगी या कोई पॉलिसी बनाएगी तो उसमें वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव। दे इंक्लूड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यस उसमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। डीपीएसपी में यही सब मेंशन है। क्वेश्चन 4, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आपको एनालाइज करना है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसने भारतीय संविधान ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में कैसे हमारी हेल्प करी। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंट इन एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी बाय प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर फंडामेंटल राइट्स। हमारे यहाँ उसने फंडामेंटल राइट्स दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वोटिंग राइट्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है, और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देती है। इंडिया रिस्पॉन्डेड टू चैलेंज द डेवलपिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस बाय कंडक्टिंग रेगुलर इलेक्शंस, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड फोस्टरिंग पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। ओके, सो इलेक्शन से मुझे एक वर्ड याद आया, आप में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। ये तो आपको पता होना चाहिए, ही वॉज डॉक्टर सुकुमार सेन, SUKUMARSEN, सुकुमार सेन। ओके, नाउ 6 मार्क क्वेश्चन आता है,
जो कि वही सेम 3 चैलेंजेस, क्योंकि ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता भी है एग्ज़ाम में और इससे रिलेटेड 6 मार्क के और अदर क्वेश्चंस जो भी बनेंगे हम वो भी देखेंगे। चलिए पहले इसको देखते हैं। व्हाट वर द 3 चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया फेस्ड, बट यहाँ पर हमें इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है। सो द फर्स्ट चैलेंज वॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी थी, उसको यूनाइट करके रखना था। कैसे करेंगे हम? So India needed to create a unified nation while accommodating its vast diversity. Yes, the country was home to people who spoke different languages, followed various cultures, practiced different religions. वो लोग अलग अलग कल्चर रिलीजन से भारत में थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। हम लोग आज भी, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और फिर क्या हुआ था? ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था हमारा 1947 का, जिसने कंसर्न रेज करे कि वेदर इंडिया विद सच डाइवर्सिटी कुड रिमेन यूनाइटेड और नॉट, and question arose about whether national unity would come at the cost of regional and sub-national identities, कि हम लोगों को नेशनल यूनिटी तो मिली लेकिन रीजनल सब नेशनल आइडेंटिटीज़, लोकल लेवल पे भी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, एंड हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज़ वास्ट टेरिटरी वुड बी अचीव्ड। ये हमारे सामने क्वेश्चन था। सेकेंड चैलेंज था हमारे सामने स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में क्या चैलेंज है? इंडिया नीडेड टू इस्टेब्लिश अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। Indian Constitution was adopted, which granted fundamental rights and extended the rights to vote to every citizen. ये दिया। India adopted a representative democracy based on parliamentary form of government, while the Constitution provided the framework. That challenge was to develop democratic practices that aligned with the Constitution, ensuring the political competition would take place within a democratic framework. तो ओवरऑल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का जो हमारे सामने चैलेंज था वो ये था कि इंडिया जिसमें अभी अभी आज़ाद हुआ है, इलेक्शंस उसमें कैसे करवाए जाएंगे, हमें इलेक्शन करवाने का तरीका नहीं मालूम था, उसके मेथड्स नहीं पता थे और उसकी मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को जो सब राइट्स दिए ये सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए। थर्ड चैलेंज वॉज टू डेवलप एंड वेलबींग फॉर ऑल। डेवलपमेंट करना था सबका। इंडिया हैड टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर एंटायर सोसाइटी, नॉट जस्ट सर्टेन सेक्शंस, कुछ लोगों का नहीं, सबका। द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। यस, जो गरीब तबके के लोग थे, जो कि माइनॉरिटी थे, चाहे रिलीजियस या कल्चरल माइनॉरिटीज़ थे, उन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। इससे सभी लोगों का भला या विकास हो सकेगा। एंड DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैड टू अचीव, और पॉलिटिक्स को ये अचीव करना था। चैलेंज वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इराडिकेशन, इंश्योरिंग द बेनिफिट्स रीच्ड ऑल सेक्शंस सोसाइटी। तो जो बेनिफिट्स हैं वो सबको ही मिलना चाहिए सोसाइटी में, जो भी सरकार की पॉलिसीज़ या पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम होंगे। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। फर्स्ट था हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमें यूनाइट रखना था इतने डाइवर्स, इतने मल्टी लैंग्वेज कल्चर वाले देश को। सेकेंड था डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश करनी है, डेमोक्रेसी जो कि अभी भी आज़ाद हुआ है, हमें इलेक्शंस के बारे में नहीं पता है, हमें फंक्शनिंग नहीं पता है। और थर्ड था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ऑल, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत ज़्यादा गरीब अमीर थे, तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल करना हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज़ टॉपिक 3, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सो थैंक यू। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।